सो वेलकम बैक गाइस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले हमने ये समझ आना चाहिए कि ओओएडी होता क्या है और ओओएडी आया कब। ठीक है, तो ओओएडी इमर्ज इन 1980s एंड 1990s, मतलब 1980 1990 के बीच में करीबन ये अप्रोच आई थी। ठीक है, ओओएडी के हम सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जब लाया गया था तो उसमें दो मोस्ट पॉपुलर जो टेक्निक्स थी वो जो लाई गई थी, पहली जो टेक्निक थी वो थी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, जो कौन लाए थे, हमारे जेम्स रैमबर्ग लाए थे। ठीक है, और दूसरा थी हमारी बोश मेथोलॉजी, जो कौन लाए थे, ग्रेडी बॉश। ठीक है, अब ये दोनों है कौन, इन्होंने कब लाया, देखो 1991 के आसपास ये हमारे हैं। देखो ध्यान से, इनका नाम है जेम्स रैमबर्ग। ठीक है, और ये है हमारे ग्रेडी बॉश। रैमबर्ग ने क्या लाए थे, ये लाए थे ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। ठीक है, ओएमटी बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक टेक्निक लाए थे कि हम इस टेक्निक के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, मैंने बताया था दो टेक्निक होती है, एक फंक्शनल टेक्निक, ठीक है, और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये हमने ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं देखी तो आप वहां जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, 1.1 सेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों लाए थे। और एक और अप्रोच आई थी, अनदर अप्रोच, सिग्निफिकेंट अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आइवर जैकोब्सन। ठीक है, 1992 में लाए थे। इन्होंने क्या करा, यूज केस डायग्राम्स जो होते हैं उनका यूज करा। ठीक है, इन डिजाइन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में, हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने डिजाइन को रेडी करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। बिल्डिंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और बिल्डिंग का नक्शा बनवाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना डिजाइन बनवाएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा। ठीक है, उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, तो ये सारी चीजें हम बनवा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ओओएडी अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है, जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, सीक्वेंशियल स्टेप्स, ये क्या है, ओओएडी अप्रोच फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओओएडी यूज करते हैं, जिसमें कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जैसे पहला स्टेप क्या होता है, एनालाइजिंग फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए। ठीक है, मतलब कैसा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। ठीक है, तो इन दिस फेज एम टू अंडरस्टैंड एंड एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, हम क्या करते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। दूसरा क्या है, एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स डोमेन एनालिसिस, मतलब हम पूरे डोमेन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि हमारा क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है, किसको हमें सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट के साथ मिक्स करके हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा फेज आता है उसके अंदर, डिजाइन फेज। अब डिजाइन फेज क्या होता है, the design phase is iterative, meaning it involves repeating certain steps to refine the design। तो देखो, जब भी हम डिजाइन करते हैं किसी चीज को, सपोज आपने आर्किटेक्ट को बुलाया और उससे अपना घर डिजाइन करवाया, तो क्या आप पहली बार में नक्शा पास कर देते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम उससे दोबारा से एक बार ठीक करवाते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, इसकी जगह ये आना चाहिए, मतलब हम कुछ उसमें करेक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आइटरेटिव होता है, मतलब बार बार होता रहता है। ठीक है, जैसे अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो पहली बार में ही जो हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग बनाकर आते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती है, कुछ मिस्टेक्स होती है, हम उसको रिजॉल्व करते हैं, देन हम उसको दोबारा भेजते हैं कि इसको दोबारा बना के लाओ। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, मैपिंग लॉजिक टू फिजिकल डिजाइन, फिर हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक को डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, मतलब उसका एक प्रोटोटाइप रेडी करते हैं। ध्यान रखना यहां पर कोडिंग नहीं आती। ठीक है, कोडिंग अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करी, हमने सिर्फ क्या करा है, हमने सिर्फ डिजाइन बनाया है। ठीक है, चौथा क्या है, वाइड स्प्रेड यूज इन ओओएससी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें इसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का, ओओएडी का। ठीक है, ओएडी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और पहला क्या है, एनालाइजिंग फेज, दूसरा क्या है, डिजाइनिंग फेज। ठीक है, तो बेसिकली ये फेज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान से समझ लेना बस। और इसके अंदर हम कुछ टेक्निक्स भी यूज करते हैं, जो हम पढ़ेंगे मेनली, वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के बारे में, जो जेम्स रैमबर्ग ने सजेस्ट करी थी, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी समरी है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग बेसिकली क्या होता है,
OM इज लाइक क्रिएटिंग अ प्लान और ब्लूप्रिंट बिफोर मेकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ठीक है, एक डिजाइन रेडी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आर्किटेक्ट से हम घर का नक्शा बनवाते हैं, उसी तरीके से हम ब्लूप्रिंट बनवाते हैं बिफोर मेकिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब अभी कोडिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट कोड, हम कोड नहीं सोचते, ठीक है। इट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड कंसेप्ट एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड डिजाइन सिस्टम। मतलब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परस्पेक्टिव ओएम लुक्स एट द थिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट। मतलब हम हर चीज को सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कार का, एक लास्ट वीडियो में हमने कार की एक क्लास बताई थी, उसके कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। तो अब हम किस किस की क्लासेस बना सकते हैं ये हम सोचते हैं यहाँ पर, ठीक है। किस किस के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें करते हैं रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। बेनिफिट क्या है, OM यूजेस स्टैंडर्डाइज डायग्राम टू मेक इट एसेंशियल टू प्रोजेक्ट टीम टू कम्युनिकेट। अब देखो, जैसे ही आर्किटेक्ट नक्शा बना के लाता है, उसी तरीके से OM हमें क्या देता है, डिजाइन देता है, ठीक है। उस डिजाइन को हर जो भी बंदा उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है सब समझ सकते हैं उसको, चाहे, ठीक है, कम्युनिकेशन कुछ भी होगा, चाहे टीम का हो चाहे डेवलपर्स का हो, सारे लोग उस डिजाइन को समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या मिलता है OAD में, हम एक डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन के बिहाफ पे ही हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने किस में पढ़नी है, OM में पढ़ी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक क्या होती है, जो किसी ने बताई थी, जेम्स रैमबर्ग ने, ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना है, अब देखो मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी कि कौन सी चीज कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझाता हूं, मैं इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो एक डायग्राम है, देखो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, जो पूरी हमारी मेन डोमेन है वो है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है, उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के अंदर जेम्स रैमबर्ग साहब थे, उन्होंने एक टेक्निक बताई कि हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे उसके अंदर, हम एनालाइज करेंगे और डिजाइन करेंगे सॉफ्टवेयर को। सिंपल सा समझ आ गया, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं OMT, हमने ये पढ़ लिया, ये क्या है, स्टेप्स हैं बहुत सारे, ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, याद रख लो, रट लो, इसको पता चल जाएगा क्या ये सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, जिसके अंदर हम डिजाइनिंग और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ऊपर डिजाइनिंग पढ़ाता है, एनालिसिस भी पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद OOM क्या होता है, हम बेसिकली डिजाइन बनाते हैं, वही आपका स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, जिसके अंदर जेम्स रैमबर्ग ने हमें ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के बारे में बताया, ठीक है। हमें ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक हम क्या करते हैं, एनालिसिस और डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें समझ आ गई। अब एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं इस चीज को, अब आपको थोड़े ज्यादा अच्छे समझ आएगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो OOM मतलब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, OMT क्या होती है, सॉरी, OMT। तो OMT इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व बोथ एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग। तो देखो सिंपल है, OMT में क्या है, बोथ चीज इंक्लूड होती है, एनालिसिस और डिजाइनिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। तो अब आपको इस डायग्राम से पूरी डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, स्कोप क्या, इट कवर्स बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। तो वही चीजें बातें हो रही है जो हमने इस डायग्राम में देखा, ठीक है। इसके बाद आता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज अभी तक कोई मैटर नहीं करती। लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमें कुछ मैटर नहीं करता कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। हम वो चाहे सी में बनाए, C++ में बनाए, या फिर हम जावा में बनाए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ये बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। OMT इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। हाँ ये भी बात सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का पार्ट है क्या, OMT। समझ गए, ये भी चीज आपको समझ आ गया। इसके बाद एनालिसिस। OMT इंक्लूड्स एनालाइजिंग द सिस्टम टू मेक श्योर इट वर्क्स वेल इन रियल वर्ल्ड। तो क्या करते हैं हम, इसके अंदर एनालाइज करते हैं सिस्टम को और ये चेक करते हैं कि रियल वर्ल्ड में वो सही काम करे, ठीक है। इट ऑल लुक्स द स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। तो वो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये हमें समझ आ गया OMT भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक भी क्या होती है। बट एक्चुअल में जेम्स रैमबर्ग ने कैसे बताया था वो हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे। अभी तक यहां तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही क्यों, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, आपने देखा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो भी अपने सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज करके बनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि
ऐसे सिस्टम ना मेंटेन करना उनको इजी हो जाता है, उसको हैंडल करना इजी हो जाता है। और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी होती है तो वो भी बहुत इजीली इसके अंदर हो जाती है, आप फीचर्स बहुत इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो पढ़ते हैं अब हम हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। OOM is suitable for handling complex system due to characteristics, इट्स करेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम इसको बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इट बिल्ड्स एन एप्लीकेशन मॉडल इंक्लूडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ड्यूरिंग डिजाइन, तो मतलब हमारे पास पूरा एप्लीकेशन मॉडल होता है जिसके अंदर पूरी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल होती है, ठीक है। सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वंस मॉडलिंग इज कंप्लीटेड, तो मतलब जब मॉडलिंग कंप्लीट हो जाती है तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस सिस्टम को बना सकते हैं, समझ गए। अगला पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच, OOD, ठीक है क्या ये? हम्म, तो द OOD अप्रोच इनकरेज डेवलपर्स टू फोकस ऑन एप्लीकेशन डोमेन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, थ्रू आउट द एंटायर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल। तो हम किस पे फोकस करते हैं OOD में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हम फोकस करते हैं एप्लीकेशन डोमेन को, मतलब हमारे जो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है उससे अपने सॉफ्टवेयर को मिला के पूरा हम एक सिस्टम रेडी करते हैं एक लाइफ साइकिल में ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन, डेवलपर्स आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द इनहेरिट प्रोसेस इन द एप्लीकेशन। इनहेरिटेंस अभी आप पढ़ोगे तो आपको इनहेरिट प्रोसेस का मतलब पता चलेगा। इनहेरिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी दूसरी क्लास से फीचर्स को इनहेरिट करना, ठीक है, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में फीचर्स को इनहेरिट करना। तो वो हम पढ़ेंगे आगे, इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बेसिकली डेवलपर क्या आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ से कौन कौन से फीचर इनहेरिट होंगे, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, OOD, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, OOD इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग अंडरस्टैंडिंग इन द सिस्टम इन अ स्ट्रक्चर मैनर। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैनर में उसको ऑर्गेनाइज और अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम को। डिटेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, तो हम क्या करते हैं, डेवलपर्स डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद इन द सिस्टम। तो OOD में डेवलपर्स क्या करते हैं कि कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना है, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस यूज करने हैं, ये सारी चीजें हम OOD में करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग में करते हैं, ठीक है। मतलब डेवलपर्स कौन, सपोज आप एक डेवलपर हो एक कंपनी के और आपको कोई सिस्टम रेडी करना है, ठीक है, और आपको बोला गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग यूज करो, तो आप क्या करोगे, एक सिस्टम डिजाइन करोगे, उसमें पहले से आप सोचोगे, प्रिडिक्ट करोगे कि कौन कौन सी क्लास बनेगी, किस में क्या क्या फीचर होंगे। अब डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि हम कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे, कौन कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, जैसे स्ट्रिंग यूज करेंगे या फिर आप नंबर यूज करोगे या फिर कौन सा डेटा टाइप आपका बुलियन होगा, ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर हम इनको स्कोप भी रखते हैं कि पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, ग्लोबल होगा, ये सारी चीजें हम स्कोप रखते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, लर्निंग फ्रॉम एनालिसिस। OOD अप्रोच स्ट्रेसेस द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एनालिसिस, मतलब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को भी इसमें हेल्प मिलती है। प्रॉपर सिस्टम डिजाइन बेनिफिट थ्रूली द एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम डोमेन। तो मतलब प्रॉपर सिस्टम कैसे बनाते हैं, अंडरस्टैंड और एनालाइज करके एक पर्टिकुलर डोमेन को, ठीक है। Analyzing bad design, it suggests the good design often emerging from the learning from analyzing example of bad design. By understanding what does work well, developers can create more effective and robust design. तो बेसिकली हम क्या होता है, हम डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन में देखते हैं क्या क्या कमियां है, ठीक है, देन हम उसको रीडिजाइन करते हैं, एनालाइज करके, मतलब बैड डिजाइन को एनालाइज करके रीडिजाइन करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो रोबस्ट डिजाइन बनता है, बहुत बढ़िया डिजाइन बनता है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम OOD में करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग में। तो समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला आता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, एवरी सिस्टम डेवलपमेंट फॉलोज अ लाइफ साइकिल। तो हम जब भी कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, सिस्टम डेवलप करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो हम एक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइफ साइकिल पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट का, रिक्वायरमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। ऐसे ही हम कोई भी जब भी सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, जैसे एनालाइजिंग, मतलब रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, ठीक है। सबसे पहला वैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, बट हम क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं डिजाइन को।
पहले एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद डिजाइन करते हैं, एंड उसके बाद लास्ट में हमारी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब हम उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर डोमेन। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं एप्लीकेशन को बेस्ड ऑन देयर डोमेन, मतलब जिस डोमेन के लिए हम बना रहे हैं। नोट देयर फाइनल रिप्रेजेंटेशन इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हम फाइनल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाते, मतलब हम कोडिंग करके फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाते, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ हम एनालाइज करते हैं। मैंने बताया था अभी हमने कोडिंग शुरू नहीं करी। ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिक्वायर इफेक्टिव इफेक्टिव सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो अगर हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, मतलब कस्टमर को बढ़िया सिस्टम मिले, बढ़िया सॉफ्टवेयर मिले, तो उसके लिए हमें इफेक्टिव एनालिसिस और डिजाइन करना पड़ता है। क्लियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपको पता चल गया। तो मतलब अब आपको समझ आ चुका है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग क्या होती है, और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग और डिजाइन, ठीक है। अब देखो, दिस इन्वॉल्व टू मेन फेज, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। ठीक है, तो हम दो फेज फॉलो करते हैं, एनालिसिस करते हैं प्लस डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन द एनालिसिस फेज रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाइड, मतलब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। सपोज आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, कौन कौन से आपको मॉड्यूल्स चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कितने यूजर्स होंगे, कितने लॉग इन होंगे, इसके बाद उसमें क्या क्या आपकी क्लासेस बनेगी, क्या क्या आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये सारी चीजें हम एनालिसिस फेज में करते हैं। एंड एन ऑब्जेक्ट मॉडल इज डेवलप टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड कंसेप्ट। तो हम क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट मॉडल बनाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट मॉडल बनाते कैसे हैं। ऑब्जेक्ट मॉडल बनाने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो यूज होती है। एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वो एक मतलब मॉडलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, वो आपको आप आगे बताऊंगा मैं क्या है, और क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, उनके कुछ टूल्स के नाम भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसके बाद द डिजाइन फेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो ओओडी क्या हो गया, डिजाइन फेज, वही डिजाइन फेज क्या हो गया आपका, ओओडी हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट टू क्रिएट एप्लीकेशन। तो हम सारे ऑब्जेक्ट रेडी कर लेते हैं, क्या क्या इंटरेक्शन होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, इसके बाद स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। देखो, पहली स्टेज होती है आपकी, ध्यान से देखना, सबसे पहली स्टेज होती है सिस्टम एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में सबसे पहली स्टेज होती है सिस्टम एनालिसिस। हम एनालाइज करते हैं सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डिजाइन करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं ऑब्जेक्ट डिजाइन, उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब ध्यान से समझना इसको कि सारी चीजें कैसे पता चलेंगी आपको। ठीक है, OM इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। क्या क्या स्टेजेस है, सबसे पहला क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऑफ सिस्टम। तो ये एनालिसिस फेज है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सिस्टम नीड टू डू। तो हम ये देखते हैं कि क्या सिस्टम को एक्चुअल में करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम, हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ एंटायर सिस्टम, मतलब एक पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर लेते हैं। जैसे घर बनवाने से पहले आर्किटेक्ट बुलाते हैं एक नक्शा बनवाने के लिए, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट डिजाइन, जिसमें बोलते हैं डिटेल डिजाइन, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम। हम ये देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन द मॉडल। तो टर्निंग डिजाइन इनटू वर्किंग सिस्टम, मतलब यहां इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम क्या करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब बेसिकली इसको थोड़ा सा और समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल को, कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसके बाद ये तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल और फंक्शन मॉडल। अब आप कहोगे कि ये तीन चीजें हम कहाँ करते हैं,
तो ये तीन चीजें करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, ओओटी का यूज करते हैं। तो देखो ओओटी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो ये ओओटी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक एरो लेता हूँ, यहाँ बना दिया ऐसे, ये लाइन गलती से क्या हो गया, कोई नहीं। तो हम एरो लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक एरो बना देते हैं ऐसे, दोबारा से एरो लेते हैं, यहाँ से एक एरो बना देते हैं, दोबारा से एक एरो लेते हैं और यहाँ से एक एरो बना देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स जो किसने दी थी, हमारी जेम्स रैमबर्ग ने दी थी, ठीक है। उसी के अंदर तीन चीजें आती हैं, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, डायनेमिक मॉडलिंग और फंक्शन मॉडलिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में कि ये है क्या और क्या क्या यूज होता है इनका। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम पहले रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको तीन चीजों में ब्रेक कर देते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल और फंक्शनल मॉडल। तीनों को मिला के हम पूरा डिजाइन रेडी करते हैं, जैसे बोलते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन और मॉडल ऑब्जेक्ट डिजाइन, ठीक है। उस डिजाइन के बाद जब वो फाइनल हो जाता है, देन हम कोडिंग का फ्रेज शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, सिस्टम एनालिसिस करा पहले। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, दिस स्टेज formulates प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बिल्ड अ सिस्टम मॉडल बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, सिस्टम बिल्ड करते हैं, ठीक है। द एनालिसिस मॉडल इज अ क्लियर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाउ द डिजाइन डिजायर्ड सिस्टम मस्ट बी डेवलप। तो ये पूरा एक एब्स्ट्रैक्शन होता है कि कैसे डेवलप होगा, इंश्योरिंग इट कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ एक्सपर्ट एंड नॉन एक्सपर्ट। तो देखो ये इस तरीके से बनाते हैं कि कोई एक्सपर्ट बंदा हो चाहे वो नॉन एक्सपर्ट बंदा हो, ठीक है, दोनों को बहुत इजीली उसको समझ आ जाए, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा फेज क्या है, डिजाइनिंग फेज। तो सिस्टम डिजाइन में क्या करते हैं, हियर आर द कंप्लीट सिस्टम आर्किटेक्चर इज डिजाइंड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। द सिस्टम डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम बेस्ड ऑन एनालिसिस मॉडल एंड प्रपोज्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। द आर्किटेक्चर इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस मॉडल। जो हमारा एनालिसिस मॉडल यहां से मिला है, उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम मॉडल को भी डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट डिजाइन। इन दिस स्टेज अ डिजाइन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन एनालिसिस मॉडल। तो हम क्या करते हैं, जो एनालिसिस करा हमने, उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। It decided the data structure and algorithm for implementation each class in the system using detailed from the analysis model। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम बेसिकली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उससे क्या क्या ऑब्जेक्ट बनेंगे, कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा, कौन सी एल्गोरिथम यूज होगी, ये सारी चीजें हम ऑब्जेक्ट डिजाइन वाले फेज में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लासेस एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिजाइन टेक प्लेस यूजिंग स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताया था ना, इंप्लीमेंटेशन हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेटाबेस, क्या होता है, डेटाबेस भी इंक्लूड होता है, एंड हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन इफ नीडेड। अगर कोई हार्डवेयर बनाना हो तो वो भी हम इंप्लीमेंटेशन, मतलब सर्वर वगैरह, तो वो भी हम इंप्लीमेंटेशन इसमें करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, जो हम ओएमटी पढ़ रहे थे, जो जेम्स रैमबर्ग ने हमें दी थी ओएमटी, ठीक है, उसको मैंने तीन फेज में डिवाइड करा था, जो ऊपर डायग्राम दिखाया था, वो अंडरस्टैंड करने का टाइम आ गया कि वो है क्या एक्चुअल में। तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक जो जेम्स रैमबर्ग ने दी थी, और उन्होंने क्या क्या बताया था, OMT एम्स टू प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर सिस्टम। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिटेल सिस्टम बताते हैं, पूरे सिस्टम का कि क्या क्या डिटेल है, क्या कितने मॉडल हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी चीजें हम उसमें कवर करते हैं, ठीक है। इट यूजेस थ्री मेन टाइप ऑफ मॉडल्स, तीन मॉडल यूज होते हैं, ठीक है, टू अचीव दिस। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल, यही वाला फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, डायनेमिक मॉडलिंग। तीसरा क्या है, फंक्शनल मॉडलिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, डायनेमिक मॉडलिंग और फंक्शनल मॉडलिंग, तो ये तीन चीजें हम इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जेम्स रैमबर्ग का क्या कहना था कि हम तीन मॉडलिंग का टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है।
जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज में तीन टेक्निक का यूज करेंगे। पहला क्या, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, दूसरा क्या, डायनेमिक मॉडलिंग, और तीसरा क्या है, फंक्शनल मॉडलिंग। अब ये है क्या? देखो, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या करता है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, क्या 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 हम बनाएंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एंटिटीज और थिंग्स इन द सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। तो हम एंटिटीज बनाते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लो कोई सिस्टम डेवलप करना है तो उसमें क्या क्या एंटिटीज होंगी, ठीक है, क्या क्या हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनमें क्या क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये सारा हम इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमिक मॉडलिंग। डायनेमिक मॉडलिंग क्या होता है, फोकस ऑन इंटरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम। तो क्या क्या हमारा ऑब्जेक्ट का फोकस होगा, क्या क्या इंटरेक्शन होगा, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ द सिस्टम बिहेवियर चेंज ओवर टाइम। मतलब किस ऑब्जेक्ट का किससे क्या रिलेशन और कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, ये सब हम इसमें बनाते हैं डायनेमिक मॉडलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल मॉडलिंग, फंक्शन मॉडल, ठीक है। तो फंक्शनल मॉडल क्या होता है, डिस्क्राइब द डेटा ट्रांसमिशन इन द सिस्टम, कि क्या क्या डेटा कहां कहां ट्रांसमिट होगा, कैसे फ्लो होगा, ठीक है। स्पेसिफिक, हाउ द डेटा इज प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफॉर्म विद इन द सिस्टम। तो हम ये चेक करते हैं कैसे डेटा पूरे सिस्टम में ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली अब हमें पता चल गया मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल में हम मॉडल बनाते हैं, ठीक है। जिस मॉडल में हम क्या क्या एंटिटीज है उन सब के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। डायनेमिक मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि क्या क्या एंटिटी के बिहेवियर होंगे, किस किस से इंटरेक्शन होगा, उनका क्या क्या रिलेशनशिप होगा, ये हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। फंक्शनल मॉडल में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उनके अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ से डेटा कैसे कैसे फ्लो होगा, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होगा और डेटा कहाँ से प्रोसीड होगा, ये सारी चीजें हम इसमें करते हैं। तो हमें तीनों टेक्निक हमें पता चल गई है। लास्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, ठीक है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, मैंने बताया था, दो मेथड होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। अब ये है क्या, देखो, आपने जो देखा होगा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो दो टेक्निक होती है, और हम जो मतलब नॉर्मली मैं भी जो फॉलो करता हूँ वो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही फॉलो करता हूँ। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे हम फंक्शंस बनाते हैं और उन फंक्शंस में हम काम करते हैं। जैसे मान लो आपको कोई कोई भी काम करना है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर सारा कोड लिख देते हैं, पहला हम ये करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हम पहले क्लासेस बनाते हैं, उन क्लासेस की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, ठीक है, और बहुत सारा काम करते हैं। फिर हम उनके रिलेशंस बनाते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, सबसे बड़ा काम इनहेरिटेंस करते हैं हम उनके अंदर। और अलग अलग क्लासेस की प्रॉपर्टी को इस वाली क्लास में इनहेरिट कर देते हैं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं इनहेरिटेंस जब पढ़ाऊंगा तब आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो दोनों का मतलब समझ आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होती है और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन द एप्लीकेशन डोमेन एंड बिल्ड्स प्रोसीजर्स अराउंड देम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद होलिस्टिक व्यू, टेक द होलिस्टिक व्यू ऑफ द एप्लीकेशन कंसीडरिंग बोथ डेटा एंड द प्रोसीजर दैट ऑपरेट्स द डेटा। तो हम पूरा होलिस्टिक व्यू बनाते हैं कि कैसे हमारा एप्लीकेशन चलेगा, कितने उसमें डेटा टाइप होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, सारा हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। एडेप्टेबिलिटी मतलब इट इज मोर एडेप्टेबल टू चेंज बिकॉज इट ऑर्गेनाइज कोड अराउंड रियल वर्ल्ड एंटिटीज मेकिंग इट इजियर टू मॉडिफाई एंड एक्सटेंड। बताया था ना, एक्सटेंड कर देते हैं कोड को। तो मतलब क्या होता है इसमें, बेसिकली एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब हम इसको बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल के साथ बताता हूँ, थोड़ा सा कोड लिखने की कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ मैं कि कोड आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। सपोज हमारे पास क्लास ए है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्लास ए है, ठीक है। और क्लास ए के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी फंक्शन है, मान लो एक ऐड का फंक्शन, मैं जस्ट नॉर्मल, मैं कोड नहीं लिख रहा, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक ऐड का फंक्शन है जो क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करता है, ठीक है। मान लो इसके अंदर एक ए है और एक बी है, और दोनों को ऐड करके ये हमें रिटर्न देता है, मान लो दोनों का सम, ठीक है, ए प्लस बी दे देता है हमें, ठीक है।
अब हमारे पास एक और क्लास है, ठीक है, वो है क्लास बी। ये लो क्लास बी होगी हमारी, ठीक है। जब हम जावा पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है, ठीक है। जस्ट अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे सबट्रैक्ट का एक फंक्शन दिया है, ठीक है, जो हम हमें क्या देता है, ए माइनस बी रिटर्न करके देता है, ठीक है, ए माइनस बी हमें बना के दे देता है। अब मुझे बी के अंदर एक ऐड वाला फंक्शन चाहिए, बट बी में मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, बी को एक्सटेंड कर दूंगा, किससे, ए से। क्लास ए से मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने का मतलब है कि क्लास ए में ये जो हमें फंक्शन है, ये फंक्शन मैं क्लास बी के अंदर भी अब यूज कर सकता हूं, क्योंकि एक्सटेंड करने का मतलब है मैंने क्या करा, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट मतलब अब ये वाला जो फंक्शन है वो इस वाली क्लास में भी चलेगा, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, क्लास ए से आ रहा है, और ए से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया बी को, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट्स में ये फायदा होता है कि एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हम उसी को रीयूज कर लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे कुछ भी चेंज करना हो, मान लो मुझे ऐड वाले फंक्शन में कुछ गड़बड़ थी और मैंने हर जगह एक्सटेंड करके ही यूज करा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस ऐड वाले में चेंज करूंगा, तो पूरे इंटायर सिस्टम में वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन फंक्शनल अप्रोच क्या करती है, मतलब स्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। मान लो हमने एक फंक्शन बनाया ऐड का, ठीक है, एक फंक्शन बनाया एक ऐड का जिसमें ए कोमा बी है, ठीक है। अब ये मैं यहां यूज कर रहा हूं एक क्लास के अंदर, मान लो एक क्लास तो होती ही नहीं खैर इसमें, स्ट्रक्चर में एक फंक्शन के अंदर मैं ये ऐड यूज कर रहा हूं। अब ये ऐड मैंने सेम दोबारा दूसरे अगर फाइल के लिए चाहिए तो मुझे दोबारा से ऐड बनाना पड़ेगा, तीसरी फाइल में चाहिए तो तीसरे में भी दोबारा से ऐड बनाना पड़ेगा। अब मुझे मान लो इस एक ऐड में कुछ चेंज करना है, तो मुझे हर एक जगह जहां जहां मैंने ऐड बनाए होंगे, हर जगह जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, जिस जिस फंक्शन में मैंने वो यूज कर रखा होगा। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, emphasize specify एंड डिकम्पोजिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली मैं आपको इन दोनों में एक और डिफरेंस बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको मिला के, इनको मिला के हम एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने क्या करा, छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे एक यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, एक यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, एक यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लो ए बी सी जो भी क्लास है वो भी बना दी यहाँ पर, क्लास ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारी क्लासेस से मिलके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलके हमारा जो पूरा सिस्टम है, इन सभी को मिला के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा हमारा सिस्टम, ठीक है, हमारा सिस्टम, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन जो रेडी हो जाएगा, क्या होगा, छोटे छोटे बहुत सारे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को मिला के हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो ये डाउन टू अप्रोच होती है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, डाउन टू अप अप्रोच, मतलब नीचे से हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फंक्शनल अप्रोच में जाओगे तो सेम आपका वही सिस्टम है, यही सिस्टम है, क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, सेम सिस्टम है। आप क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दोगे, छोटे छोटे चंक्स में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे एक बड़ा सिस्टम है और इस पूरे सिस्टम को हमने क्या करा, यहां पर दो छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया मान लो, ठीक है। और फर्दर हमने उन फंक्शंस को भी आगे ब्रेक डाउन कर लिया और ज्यादा फंक्शंस में, है ना, जैसे दो, तीन, चार, ठीक है। मैंने बहुत सारे फंक्शंस बना लिए नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली इसके अंदर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कहते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। स्मॉलर पार्ट में हम तोड़ देते हैं पूरे सिस्टम को, किसमें, स्ट्रक्चर अप्रोच में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उन सभी को मिला के हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है, ठीक है। चैलेंजेस,
may face challenges when required changes as the system is designed around the predefined structure and procedures। अब देखो मैंने छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स बना लिया, अब मेरे को मान लो कुछ भी चेंज करा तो मेरे को सारे पार्ट्स में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैनेज करना इजी हो जाता है। प्रोसीजर सेंट्रिक मतलब फोकस ऑन प्रोसीजर ऑन फंक्शंस, मतलब फंक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स मतलब फंक्शंस विद लेस एम्फसाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग कोड अराउंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाते बेसिकली, ठीक है। तो ये काम करते हैं। दोनों में कंपैरिजन समझ लो एक बार, कंपेयर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इज जनरली मोर फ्लेक्सिबल, एडेप्टिंग वेल डिजाइन इन रिक्वायरमेंट। तो ओईडी आपका जीत गया यहाँ पर। क्या होता है, ये बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओएडी हो गया। इसके बाद जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट। ओडी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी बाय इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेटिंग रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन विद इन द ऑब्जेक्ट। अब इनकैप्सुलेशन का आपको एक कंसेप्ट मिलता है ओओडी में। क्या होता है इनकैप्सुलेशन, मतलब कि हम जो वेरिएबल या डेटा होता है ना हमारा, वो हम क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हैं। अब वो आप जब जावा पढ़ोगे तब आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा इनकैप्सुलेशन होता क्या है। बेसिकली बाइंडिंग करते हैं हम वेरिएबल्स को, ठीक है, जिसमें गेटर्स एंड सेटर्स भी बनाते हैं हम बहुत सारे, तो वो हम जब अब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम डेटा को ना सिक्योर वे में रख पाते हैं। सिक्योर मतलब सपोज हमने किसी क्लास में कोई वेरिएबल बनाया और वो क्लास के अंदर हमने उसको प्राइवेट बनाया, तो वो कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। सपोज आपकी एक क्लास यहाँ पर है यूजर्स की। अब यूजर्स के अंदर मान लो जो पासवर्ड होता है वो बहुत सिक्योर होता है, तो हम उसको पब्लिकली तो नहीं दिखा सकते हर किसी को, है ना। तो हम क्या करते हैं, या क्लास के अंदर ही मैनेज कर लेते हैं कि हाँ ये वाला जो वेरिएबल है वो प्राइवेट होगा, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर कोई डेटा है जिसको हमें मान लो ऐड करवाना है, तो क्लास के अंदर ही वो थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है मेमोरी में। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है इसमें ये चीज नहीं हो पाती, इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है चीज मैनेज करने में, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर अप्रोच। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट provides a systematic approach to break down a system but may struggle with the changing requirement due to its more rigid structure। मतलब स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया था इन सभी को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कुछ चेंज आ जाए। हाँ ये चीज अच्छी है कि बड़े सिस्टम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं तो बहुत इजीली वो बन जाता है। लेकिन हम इसको मैनेज जब करेंगे, अगर मान लो इसमें थोड़ा सा भी चेंज करना हो तो हर जगह जाके हमें चेंज करना होगा, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। और हमने ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, डायनेमिक मॉडलिंग और फंक्शनल मॉडलिंग में भी डिफरेंस पढ़ लिया। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, जरूर देखूंगा मैं कमेंट। और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।